Now see the next topic, glycolysis. The term glycolysis has originated from the Greek word glycose for sugar. तो ये word जो हमारा ग्रीक से derived हुआ है, जिसमें glycose का मतलब होता है sugar and lysis का मतलब होता है splitting. तो glucose की splitting को बोलते हैं glycolysis. This scheme of glycolysis was given by Gustav Embden, Otto Meyerhof and G. Parnas. तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये स्कीम दी थी, तो हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं EMP. ई मतलब एम्बडन, एम मतलब मेयरहॉफ, परनास, पी मतलब परनास. तो इट इज नोन एज EMP pathway and is often referred to as EMP pathway in anaerobic organism. It is only the process in respiration. जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के बिना रहते हैं उनके शरीर में सिर्फ एकमात्र यही प्रोसेस है, बिना ऑक्सीजन के तुम कैसे अपने ग्लूकोज को ब्रेक कर सकते हो एनर्जी रिलीज के लिए. ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है हमारी वो सेल की साइटोप्लाज्म में ऑकर करती है. एवरीबॉडी नो साइटोप्लाज्म क्या होती है सेल की. जो सेल के अंदर फ्लूइड हमारा फिल्ड होता है साइटोप्लाज्म, वहां पे ये ग्लूकोज टूटता है टू रिलीज एनर्जी साइटोप्लाज्म में. ओके, इन दिस प्रोसेस glucose undergoes partial oxidation of to form 2 molecules of pyruvic acid. जब वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटेगा तो उसे बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन. तो ग्लूकोज एब्सेंस में पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा और वहां पे जब ग्लूकोज हमारी साइटोप्लाज्म में टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरुविक एसिड के. तो ग्लूकोज एक सिंपल फॉर्म में टूटेगा, उसका नाम होता है पायरुविक या पायरुवेट. तो पायरुविक जो होता है वो हमारा, उसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2. ये याद रखना है कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है कि 1 molecule of glucose break down into how many molecules of pyruvate? The answer will be 2. In plants, this glucose is derived from sucrose. तो प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज, प्लांट की बॉडी में तो ग्लूकोज होता नहीं है बट शुगर तो उनकी बॉडी में है, तो वो शुगर जो होती है सुक्रोज की फॉर्म में होती है, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट में क्या होता है, सुक्रोज बनता है वहां पे, और फिर वही सुक्रोज ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में टूटता है पायरुविक एसिड में. और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, या तो उनकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है वहां से. सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एंजाइम इन्वर्टेज. तो इसमें देखिए क्या होता है, जो सुक्रोज हमारा होता है प्लांट की बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट मैंने अभी बताया सुक्रोज, वही सुक्रोज प्लांट की बॉडी में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और वही कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज में. ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, ये भी शुगर्स हैं, और उसमें एक एंजाइम की हेल्प की जरूरत पड़ती, वो है इन्वर्टेज. एज मतलब एंजाइम. तो मतलब प्लांट की बॉडी में फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है वो आगे जाके कन्वर्ट होगा किसकी हेल्प से, इन्वर्टेज की एंजाइम से. एंड दीज 2 मोनोसेक्राइड्स रेडियली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे. तो प्लांट्स में ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर होने के लिए जो शुगर की जरूरत होती है वो प्लांट्स में होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की. अगर ग्लूकोज है वो भी साइकिल इस पाथवे को एंटर कर लेगा, अगर फ्रक्टोज है वो भी एंटर कर लेगा. तो हमारे जो साइकिल, ये जो पाथवे की, इट्स नॉट अ साइकिल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पाथवे, लीनियर पाथवे जो सीधा चल रहा है. इस पाथवे में हमारा जो फर्स्ट केमिकल होगा जो एंटर कर सकता है साइकिल में, वो या तो ग्लूकोज हो या तो फ्रक्टोज हो, इसके अलावा कोई एंटर नहीं कर सकता. तो आप रिएक्शन के अपने फर्स्ट स्टेप में देखोगे, अगर पूरी आप पाथवे में फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज लिखा हुआ है, तो मतलब प्लांट का जो सुक्रोज था वो ग्लूकोज में चेंज हो गया या फिर फ्रक्टोज में, ये मोनोसेक्राइड्स हैं दोनों, इनमें चेंज हो गया. नाउ दे आर रेडी टू एंटर द ग्लाइकोलिसिस. अब देखिए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइट्स टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. नाउ सी योर फिगर आल्सो. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो हमारा हो रहा है वो फॉस्फोराइलेटेड हो रहा है, वहां पे फॉस्फोरस ऐड हो रही है, इसलिए ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है या फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अगर फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ये आपको याद रखना है. 6 क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये 2 केमिकल कंपाउंड्स 6 कार्बन वाले हैं, 6 कार्बन इनकी सीक्वेंस में लाइन में आएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप टू स्टेप समझिए. आप डायग्राम देख सकते हैं साथ साथ, डायग्राम जस्ट आपकी बुक के राइट हैंड साइड में है. बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेस. फर्स्ट स्टेप में एंजाइम का नाम लिखेंगे हेक्सोकाइनेस, जो एरो है उसके जस्ट बिसाइड में लिख दो. हेक्सोकाइनेस की मदद से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है.
नाउ सी दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन, अब ये जो ग्लूकोज में फॉस्फोएट फॉस्फेट लग गए मतलब फॉस्फोराइलेटेड हो गया है, is then now isomerizes to form fructose 6 phosphate। अब यही ग्लूकोज आपका आइसोमराइजेज होगा, अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करेगा और बना देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो यहाँ पे भी 6 ही कार्बन है इसलिए आइसोमराइजेज आ गया है, यहाँ वहां भी कार्बन 6 थे, यहाँ भी कार्बन 6, थोड़ा अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया। Subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are same। तो ज्यादातर हमारे जो ग्लूकोज तोड़ने के स्टेप और फ्रक्टोज तोड़ने के स्टेप सेम ही होते हैं ज्यादातर हमारे। The various steps of glycolysis are depicted in the figure 12.1। तो हमारे जो इस प्रोसेस की जो पूरी एक्सप्लेनेशन आपको 12.1 में दे रखा है। In glycolysis, the chain of 10 reactions under the control of enzyme। तो glycolysis में हम लिख सकते हैं it is a pathway of 10 step reaction। इसमें टोटल 10 स्टेप रिएक्शंस होंगी जो कि अलग अलग एंजाइम्स के कंट्रोल में होंगी, क्योंकि सारे कन्वर्जन्स हमारे एंजाइम ही कर सकते हैं, एंजाइम्स के कंट्रोल में होगी। और ये हमारा क्या करेंगे, फाइनली पायरुवेट बनाएंगे ग्लूकोज से, और कितने मॉलिक्यूल पायरुवेट के, वो भी 2। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में। While studying the steps of glycolysis, please note the steps at which utilization or synthesis of ATP or NADPH take place। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, देखो इसमें ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को समझते हुए आपको ये जरूर समझना कि किस स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं, किस स्टेप पे बन रहे हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जहां पे एरो का माउथ है वहां पे अगर एटीपी लिखा है तो मतलब एटीपी बन रहा है, अगर एरो की टेल में एटीपी है तो मतलब एटीपी यूज हो रहा है। एरो पे एटीपी है तो बन रहा है, पीछे है तो यूज हो रहा है। इस चीज को अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप खुद ही इस पाथवे में देखकर अंडरस्टूड कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, ये आपको लास्ट में बताऊंगी। अब देखिए ATP is utilized at 2 step। First in the conversion of glucose into glucose 6 phosphate। पहला स्टेप देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बना, ATP पीछे है तो मतलब यूज हुआ, एनर्जी इज यूज्ड। और उसके बाद जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया उसके बाद कोई एटीपी यूज नहीं हुआ, बट जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, यहाँ पे हमारा दोबारा से एटीपी का यूज हुआ है। साफ दिख रहा है आपको डायग्राम में, आप लिख सकते हैं वहां ब्रैकेट में यूज्ड यूज्ड, यूटिलाइजेशन लिख सकते हैं, यूटिलाइज्ड यूटिलाइज्ड। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जन हो गया फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में, और किसकी हेल्प से, एटीपी के यूज से। मतलब इस रिएक्शन को करवाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है। कुछ रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है, कुछ रिएक्शन में एनर्जी बनती है। अब देखेंगे बन भी कहाँ रही है। ओके, अब देखिए डायग्राम में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट इनटू, अब ये स्प्लिट हो रहा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में और 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जिसे हम PGAL कहते हैं, हम पागल भी कह सकते हैं लर्न करने के लिए। ठीक है, तो देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 2 केमिकल्स में कन्वर्ट हो सकता है। एक तो उधर वाला देखो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसका नाम है ट्रायोज फॉस्फेट। इधर वाले का नाम देखो ट्रायोज फॉस्फेट, दोनों का नाम है बस स्ट्रक्चर्स अलग है, उसका नाम है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसको हम बोल सकते हैं फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड PGAL। नाउ सी वी फाइंड that there is one step while NADH plus H positive is formed from NAD positive। जस्ट इस स्टेप के बाद देखो जहां पे हमारा PGAL बना है उसके बाद देखो हमारा क्या हो रहा है, NAD पॉजिटिव जो हो रहा है वो NADH बना रहा है। जब NADH बनता है तो मतलब एनर्जी बनती है। अगेन द एनर्जी इज फॉर्म्ड, इट इज नॉट यूज्ड, एनर्जी इज फॉर्म्ड, अब एनर्जी बन रही है। दिस इज व्हेन 3-phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3-bisphosphate-glycerate। ये तब हुआ जब हमारा PGAL, ब्रैकेट में लिख दो वहां पे PGAL ऊपर, PGAL ने जब हमारा बना दिया BPGA, BPGA हमारा होता है 1,3-bisphosphoglycerate। 1,3-bis, B से बिस, P से फॉस्फेट, G से ग्लिसरेट, A से एसिड। ये आपको एब्रीवेशंस आनी चाहिए, PGAL से BPGA कैसे बनता है। जब हमारा ये केमिकल बना
तब हमारा NADH पॉजिटिव भी बना, मतलब एनर्जी हमारी यहाँ पर बनी। 2 redox equivalents are removed in the form of hydrogen atoms। यहाँ से हमारे 2 equivalents भी रिमूव होते हैं हाइड्रोजन एटम्स की फॉर्म में from PgAl and transferred to the molecule of NAD। जब PgAl से हाइड्रोजन एटम निकले केमिकल से, तो वही केमिकल से जो H निकले ना, वही NADP में ऐड हुए हैं, तब जाकर हमारा NADH पॉजिटिव मतलब एनर्जी बनी है। हाइड्रोजन एटम्स के ऐड होने, वहां से रिएक्शन से निकले वो, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बदला, PgAl से BPGA बनाया और वहां से निकल के वो NAD में ऐड हो गए, तभी जाकर वो केमिकल का स्ट्रक्चर भी बदला और वहां पे हमारे NADH भी बन गया। PgAl is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड भी हुआ हमारा PgAl, लिख लो, वो ऑक्सीडेशन भी हुआ और उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड हुई, जिसकी वजह से वो BPGA बन गया, IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ऑक्सीडाइज्ड भी हो गया। The conversion of BPGA to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process। तो मतलब कि जब इस तरह की केमिकल रिएक्शन यहाँ होगी तो एनर्जी यील्ड मतलब प्रोड्यूस्ड होने वाली है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी हमारी इस रिएक्शन में। एंड दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो यही एनर्जी बाद में जाकर के ATP बना देगी। लेट मी टेल यू, जो NADH होता है ना, ये आगे जाकर के एक और चेन को एंटर करता है, उस चेन का नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी तो बन गया यहाँ पे, अगली चेन आएगी इसके बाद। उस चेन में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, वो चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां जाके ये अपने NADH से एनर्जी निकालेगा ATP की फॉर्म में। मतलब ATP अभी डायरेक्टली नहीं निकलेगा यहाँ से, इसको वहां घुसना होगा और वहां एंटर होने के बाद ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे। Another ATP synthesized during the conversion of PEP to pyruvic acid। फिर देखो आप नीचे आइए, फिर हमारा लास्ट स्टेप में देख लो आप एक बार, PEP PEP, दोबारा यहाँ पे भी आया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये पायरुवेट हमारा जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में चेंज होता है, there also the ATP is produced, energy is produced। तो ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस क्या है ग्लाइकोलिसिस में, और एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस क्या है। यूटिलाइजिंग में आप यूटिलाइज करेंगे, यील्डिंग में आप प्रोड्यूस करेंगे। कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ATPs molecules are directly synthesized in this pathway from one glucose। तो हम क्या इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने ATP मॉलिक्यूल्स हमारे इसमें टोटल बन रहे हैं और कितने हमारे मॉलिक्यूल इसमें यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, ये भी हम करेंगे। ओके, नाउ सी, पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो हमारा इसमें जो की प्रोडक्ट आता है ग्लाइकोलिसिस का, वो होता है पायरुविक एसिड। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। अब बात आती है कि इस जो पायरुवेट हमारा जो बना है, अब ये आगे जाके क्या करेगा। दिस डिपेंड्स ऑन द सेल्यूलर नीड। ये डिपेंड करता है सेल की नीड पे कि सेल को अपने पायरुवेट को एक अलग साइकिल पे एंटर करवाना है या नहीं करवाना है। There are 3 major ways in which cell handle pyruvic acid produced by glycolysis। यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से सेल हैंडल करता है अपना जो पायरुविक एसिड बना है अभी ग्लाइकोलिसिस को, 3 अलग अलग तरीके से हैंडल करता है। देखिए कैसे, दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए आपने क्लास 10th में 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े थे। एक तो सिंपली अगर पायरुविक को ऑक्सीजन मिल जाती है तो आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन हो जाता है नॉर्मल वे में। अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन की कमी मिलती है, ऑक्सीजन की कमी, तो ये बना लेता है लैक्टिक एसिड। अगर इस पायरुवेट को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं बनती तो ये बना लेता है अल्कोहल। ये अल्कोहल बनाने की प्रोसेस है। क्लियर। जो बाकी की 2 थी मैंने बताई, लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो लैक्टिक एसिड बनता है, आपकी पैरों में पूरी बॉडी में पेन होता है, क्रैम्प्स, मसल्स में पेन होता है, क्रैम्प्स वाली प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। और अल्कोहल वाली प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, कंप्लीटली एब्सेंस, जो कि हमारा ईस्ट करवाता है, फर्मेंटेशन कहते हैं उसे, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और जो नॉर्मली आप अभी सांस लेके अपनी बॉडी में ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं ना, वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली। तो आपका पायरुविक एसिड 3 तरीके से हैंडल होता है, एब्सेंस में, लैक में, कमी में, और प्रेजेंस में। एब्सेंस, प्रेजेंस, लैक, आप लिख लो वहां पे, एब्सेंस, प्रेजेंस, लैक। एब्सेंस में बनता है अल्कोहल, प्रेजेंस में बनता है आपकी एनर्जी प्रॉपर,
CO2 वाटर एनर्जी बनती है, और लैक में बनता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशंस इन मैनी प्रोकैरियोट। तो फर्मेंटेशन हमारी बॉडी में नहीं होती, ये याद रखना। फर्मेंटेशन जिनकी बॉडी में होती है वो होते हैं एनएरोबिक एरोब्स, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है, ठीक है, और कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स के अंदर भी होती है। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड वाटर, ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन मतलब पूरा हम कर रहे हैं, जब भरपूर तरीके से ऑक्सीजन मिल रही है वो अभी हम कर रहे हैं, प्रॉपर ऑक्सीडेशन। However, organisms adopt Krebs cycle। जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्लाइकोलाइसिस के बाद, तब ये ग्लाइकोलाइसिस का जो पायरुविक एसिड है ये एंटर करता है नेक्स्ट साइकिल नोन एज Krebs साइकिल, एंड विच इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड दिस रिक्वायर ऑक्सीजन सप्लाई। और ये रिएक्शन या ये साइकिल बिना ऑक्सीजन के इम्पॉसिबल है, बट ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन हो ना हो तब भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी, क्योंकि वो स्पेशली डिजाइन की गई है एनएरोब्स के लिए, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिनकी बॉडी के आसपास कोई सोर्स ही नहीं ऑक्सीजन का। तो वो लोग इस तरीके से अपना बॉडी के ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी लेते हैं। Now I will explain you in the next lecture how many ATP are synthesized, कितने ATP